हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है ईरान ने इजराइल पे हमला किया, तो जाहिर सी बात है कितना भी कोई मना कर ले, इजराइल हमला करके रहेगा। अच्छा, इजराइल की मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है दोस्तों कि जैसे किसी को एक थप्पड़ मारो तो इंसान 2-3 थप्पड़ आपको मार के रुक जाता है कि यार बहुत मार लिए, लेकिन इजराइल का है कि मार ही डालेंगे, जान से खत्म कर देंगे तुम्हें। ठीक है, जैसे उन्होंने गाजा में किया, अब यहाँ पे ईरान के साथ भी ये रुकेंगे है नहीं। जबकि उन्होंने भले ही 300 ड्रोन लॉन्च किए थे, लेकिन 99% इन्होंने क्या किया था, उसको खत्म कर दिया था। सिर्फ 1% जो मिसाइलें थी, 2-4 मिसाइलें इधर उधर गिरी, वो भी इधर उधर गिरी, उनके एक आदमी भी खत्म नहीं हुए। तो फिर भी वो बदला क्यों लेना चाहते हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो IAEA ने अलर्ट किया है, यानी कि हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अलर्ट किया है। क्या अलर्ट किया है? अलर्ट ये किया है कि इजराइल क्या करेगा, ईरान पे हमला करेगा। कहां पे? उनके परमाणु साइट्स पे हमला करेगा। परमाणु साइट्स ये क्या है? न्यूक्लियर प्लांट नहीं है दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं जहां पे ऊर्जा बनता है यूरेनियम से, वैसा नहीं है। बल्कि परमाणु साइट्स ऐसे होते हैं जहां पे जो ईरान है वो क्या करता है, चोरी छिपे अपने परमाणु हथियार को बनाता है। दुनिया ये मानने लगी है कि जो ईरान है वो काफ़ी हद तक नज़दीक है अपने परमाणु योजना से, अपने परमाणु प्रोग्राम के काफ़ी नज़दीक है और चोरी छिपे ये बना रही है। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो IAEA है, यानी कि हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, ये लगातार उनकी देख रेख करती है। यानी कि ये जो भी यूरेनियम से अगर ऊर्जा भी पैदा करते हैं, जो भी काम करेंगे, ये सारा चीज़ इनके देख रेख में होता है। बिना इनके देख रेख के ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैं ये लेक्चर बना रहा था, जस्ट अभी एक हेडलाइन आई है। हेडलाइन क्या आई है? हेडलाइन ये आई है कि ईरान ने क्या किया है, IAEA जो ये है, जो एजेंसी है, इनको रोक दिया है कि आप जांच नहीं कर सकते हैं। अभी तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, वो हमेशा इनकी देखरेख में काम होता था, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने इनको रोका है। यानी कि कुछ तो ऐसा है जो ईरान छुपा रहा है। क्या पता उसने परमाणु हथियार बना भी लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। इससे पहले दोस्तों इजराइल ने कई बार आप देखेंगे हमला किया है। क्यों हमला किया है? क्योंकि उनको ये लगा कि सच में जो ईरान है वो सच में परमाणु हथियार बनाने के नज़दीक है या बना लेगा, तो इन्होंने वहाँ पे हमला किया, इन्होंने नष्ट किया। कई बार इजराइल ने किया है। और ये क्यों इतना खतरनाक है? ये इसलिए इतना खतरनाक है, आप समझिए कि जैसे जो आतंकवादी संगठन है ये होते हैं पागल। जैसे ईरान क्या करता है, बहुत सारे आतंकवादी संगठन चलाता है और कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी सोच के हैं। ये काफ़ी इनके पास हथियार नहीं है, ये लड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। आप देखेंगे ये कूद जाते हैं, मर जाते हैं, खुद की जान दे देते हैं। ये मतलब सब कुछ इनके अंदर वो जो आतंकवादी वाली चीज़ें हैं ये हैं। जैसे गाजा में जो भी इनका जो हिजबुल्लाह ये सब है, ये लोग इन्हीं की देख रेख में पनपे हैं। ठीक है, तो इनके पास हथियार होने का मतलब है कि इजराइल तो चलो एक बार सोचेगा, ठीक है, रसिया एक बार सोचेगा, ठीक है, अमेरिका या इंडिया एक बार सोचेगा, ठीक है, या चाइना भी एक बार सोचेगा। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जैसे अफगानिस्तान हुआ, ठीक है, वहाँ पे जो तालिबान है, ठीक है, जो ऐसे देश हैं जो एकदम सनकी हैं, ये लोग उस परमाणु हथियार का कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोरिया का जो राष्ट्रपति है वो भी इसका कभी भी यूज कर सकता है, वो जो मोटा पागल है एकदम। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी खतरनाक होता है और इसी वजह से ये क्या करते हैं, वहाँ पे हमला करते हैं। लेकिन अब जो ये हमला करेंगे, क्यों करेंगे? इनको चाहिए अब एक बहाना, क्योंकि इनको क्या करना है, खुन्नस निकालनी है, उनको गिरा के मारना है। मैंने आपको बताया था इजराइल क्या करता है, अगर आप किसी आम इंसान को 1-2 हाथ मारेंगे, सीधा साधा इंसान है तो आपको 2-4 हाथ मार देगा। कुछ तो इतने सीधे हैं कि चलो ठीक है यार हम हटाओ, माफ़ कर देते हैं। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं है, उसको आप 1 हाथ मारेंगे तो मार के आपका हाथ पर तोड़ के आपको मुंह से फोड़ फाड़ देगा, आपको मार भी डालेगा, ये खत्म कर देता है। और सेम चीज यहाँ इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक बहाना, और ये बहाना से क्या करेंगे, ईरान के ऊपर हमला करेंगे। दोस्तों अगर आज एक ये भी दूसरा एक हम ऐसे कह सकते हैं व्यू ये है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो शायद इस तरीके से इजराइल अटैक भी नहीं करता, और शायद ईरान भी थोड़ा सा सोचता कि अगर उन्होंने अटैक किया, हमने अटैक, परमाणु युद्ध छिड़ गया तो काफ़ी मतलब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि परमाणु हथियार न होने की वजह से देश काफ़ी दिक्कत में, जैसे हमने देखा यूक्रेन को देखा। अगर उनके पास सच में परमाणु हथियार होते तो ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, आप समझिए कि 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अब वहाँ पे आप जाते हो, अब सबके पास पिस्टल है, आप जा रहे हो बिना हे क्या बात है, तो तुमको 4-5 हाथ मारेंगे, मार कहेंगे भाग वहाँ जाओ, पीछे जाओ। लेकिन तुम जाते हो और तुम्हारे पास AK-47 है, मेरे पास भी है, ठीक है, तो फिर सब पैर पकड़ने लगेंगे, तुम्हारी बात रखी जाएगी वहाँ पे, तुम्हें बोलने का हक मिलेगा, तुम्हें मारने से पहले वो भी 10 बार सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम भी भूल सकते हो।
तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है। कभी कभी जब एक देश ने बनाया है, जब सबने बना लिया, तो हर एक देश दूसरे देश पर अटैक करने से डरेंगे, क्योंकि इनको एक बार गिराना है। एक बार परमाणु हथियार गिरा दिया, वैसे ही काम तमाम। ठीक है, तब दोस्तों आगे चलते हैं कि ये जो ठिकाने पे हमला करेंगे, ये कैसे इनको पता चला और कैसे ये क्या करेंगे, काम करेंगे। वार रूम क्या है ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों में आप देख ले, ये 1957 में, ठीक है, इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ये इसीलिए दोस्तों बनाया गया था क्योंकि जब अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाए तो सारी दुनिया में एक होड़ मच गई। सारी दुनिया इस चीज को बनाने में लगी, क्योंकि दुनिया को ऐसा नहीं था कि हथियार बनाने थे, दुनिया को ये पता था कि हमारे आसपास दुश्मन है, हर तरफ दुश्मन है। तो जो पहले परमाणु हथियार बनाएगा वो सेफ होगा, वरना अगर किसी ने पहले बना लिया तो हमें खत्म कर देगा। तो उसकी होड़ थी, और उसी होड़ को देखते हुए यहाँ पे ये संगठन बनाया गया। इसका काम क्या था? इसका काम यही है कि इसके बारे में नजर रखना। आपने कभी कभी दोस्तों सुना होगा कि एक खबर आती है कि पाकिस्तान के पास 371 न्यूक्लियर मिसाइल हैं, परमाणु बम है। इंडिया के पास 200 हैं, 400 हैं, 500 हैं। चाइना के पास 2000 है, अमेरिका के पास 6000 है, रसिया के पास 6000 है। तो वो कौन बताता है? वो यही संगठन बताती है। खास करके ये संगठन इसी पे काम करते हैं प्रॉपर। और ईरान जो देश है, जो यूरेनियम का यूज करता है बिजली बनाने में, ऊर्जा उत्पादन में, यानी कि उसका उनको इतना हक है कि वो इसका यूज कर सके अपने छोटे मोटे काम के लिए। उसे हथियार नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये जो यूज करते हैं वो इन्हीं की देख रेख में करते हैं। जो संधि हुई थी, मैं आपको दिखाऊंगा, जो ट्रीटी हुई थी वो क्या थी, वो क्यों शामिल हुआ और क्यों ईरान उससे दूर हो गया। ठीक है, ये भी हम समझेंगे। जो ट्रीटी हुई थी उसमें यही था कि ये जो संगठन है ये क्या करेगा, आपकी देख रेख करेगा। इसके देख रेख में ही आप यूरेनियम का आप यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम आगे समझेंगे आखिर अब इजराइल करेगा क्या। जैसे इजराइल को ये खबर मिली है, इन्होंने क्या किया, इनका एक वार रूम है। ठीक है, वार रूम क्या है? वार रूम दोस्तों इन्होंने जल्द ही बनाया है। और इस रूम में क्या है कि जैसे इनके जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, ठीक है, इनके जो रक्षा मंत्री हैं, अपोजिट पार्टी के एक दो नेता हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, उस वार रूम के अंदर होते हैं। जब से ईरान ने हमला किया है तब से 2 बार मीटिंग वार रूम के अंदर हो चुकी है। अब वार रूम आप समझ ही सकते हैं, युद्ध का रूम है, जहां पे क्या होता है, जो बड़े लीडर होते हैं सेना के साथ मिलके प्लान करते हैं कि आगे हमें क्या कार्रवाई करनी है। ठीक है, और इसमें मुख्य 5 लोग होते हैं, लेकिन और भी मेंबर इसमें जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मेन डिसीजन जो होता है यही 5 लोग मिलकर लेते हैं। ठीक है, तो ये वार रूम बनाया गया था। इस वार रूम की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई इजराइल में। क्यों हुई? क्योंकि अभी तक इसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, पारित नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि ये सांसद से पास हो चुका है, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने हिसाब से अपना बना लिया है, नाम दे दिया है और इस पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभी इनको ये विरोध देखने के लिए भी दिखता है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे जो ट्रीटी है इसके बारे में समझेंगे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अगर आप देखेंगे ये नाम है, ये मैप भी हम देख सकते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल थे। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। 1968 में दोस्तों इसको लाया गया। क्यों लाया गया? ताकि जो परमाणु बम का विस्तार है उसको रोका जा सके। दोस्तों मुझे ना एक चीज़ बहुत ही खलती है, और ये खलती है कि अगर अमेरिका और रसिया जैसे देश जो हैं ये चाहते हैं कि दुनिया परमाणु बम न बनाए, तो सबसे पहले इन्हें खुद के परमाणु हथियार खत्म करने चाहिए। लेकिन ये खुद के नहीं करते हैं। बीच में रसिया और अमेरिका ने मिलकर समझौते किए, लेकिन वो समझौता काफ़ी हद तक सफल नहीं रहा। तो जब आप, ठीक है, खुद हथियार रखते हो, खुद परमाणु बम रखते हो और दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो ना रखें, ये किस तरीके की सोच है? इजराइल परमाणु बम बना सकता है, इजराइल हमला कर सकता है, लेकिन ईरान ना बनाए, ये किस तरीके की सोच है? ठीक है, सबसे पहले हमें तो खुद ये संदेश देना चाहिए कि हमें खुद नहीं बनाना। आपको पता है भारत दोस्तों एक शांतिपूर्ण देश है, लेकिन नतीजा हमें देखने को मिला। अगर हमारे पास सच में हम हथियार पे काम किए होते उस टाइम पे, हमें लगा कि शायद दुनिया ऐसी है, दुनिया शांति चाहती है, इसलिए भारत ने शांति बरती, लेकिन हमें नतीजा देखने के लिए मिला। ठीक है, इसीलिए ये दुनिया समझ गई कि हम बिना परमाणु हथियार के नहीं चल सकते हैं। और जब होड़ मची, और उस होड़ को देखते हुए एक घबराहट थी कि कहीं दुनिया खत्म ना हो जाए, और इसीलिए दोस्तों ये जो ट्रीटी थी बनाई गई थी 1968 में। अब होता क्या दोस्तों, इस ट्रीटी के तहत पूरी दुनिया इसमें आने लगती है। लगभग 190 देश इसमें शामिल होते हैं, और आगे चल के ईरान भी क्या होता है दोस्तों, इसमें शामिल होता है। क्योंकि ईरान 1950 से ही दोस्तों लगातार जो परमाणु जो यूरेनियम है उसका यूज कर रहा था। उसने दुनिया को कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इसमें हम काम करेंगे। ठीक है, और उसी के तहत दोस्तों इसमें शामिल होता है। और इसके कुछ नियम थे। क्या नियम थे? ठीक है, हम समझौते को समझेंगे। समझौता ये था दोस्तों कि जो ईरान है, ठीक है,
वो क्या कर सकता है, सिर्फ 3.6% जो यूरेनियम है उनका यूज कर सकता है। एनरिच यूरेनियम होते हैं ये, क्या होता है दोस्तों, ये काफ़ी हाई एक्टिव यूरेनियम होते हैं जिनका यूज खास करके परमाणु बम बनाने के लिए ही किया जाता है। तो उन्होंने कहा सिर्फ 3.6% आप यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। आप इससे बिजली बना सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे 6000 सेंट्रीफ्यूज होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज ये है, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ इनकी होगी, जितना नंबर इनका ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि आप उतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। तो दुनिया को ये डर था कि जो ईरान है इनके पास क्या था, 19,000 ये थे। तो दुनिया को ये डर था इनके पास इतना है तो ये परमाणु बम आसानी से बना सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप इसको 2/3 आप कम करेंगे और सिर्फ 6000 ही नंबर को आप यूज करेंगे। और ये सारी देख रेख किसके अंदर होंगी, जैसा कि मैंने बताया था, जो संगठन है परमाणु ऊर्जा संगठन, इन्हीं के अंदर ये देख रेख होगी। और फिर ये चला, लेकिन बाद में 2002 में खबर आई कि जो ईरान है वो चोरी छुपे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनरिच यूरेनियम जो है उनको इकट्ठा कर रहा है। यहाँ सेंट्रीफ्यूज जो है इनको भी इकट्ठा कर रहा है, और इसी को देखते हुए बहुत सारे देशों ने उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया था, ठीक है। और आगे चल के ये बात समझ में आई कि ईरान रुकने वाला नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से परमाणु हथियार बनाएगा ही बनाएगा। और यही नतीजा दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से आप देखेंगे इजराइल कई बार उनके ऊपर हमला कर चुका है, कई बार उनके ठिकानों पे हमला कर चुका है, और वो घोषणा करता रहा है कि हमने उनके संगठन, जो उनका स्थान था जहाँ पे ये काम हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, हमने उनको खत्म कर दिया है। कई बार तो ये भी खबर निकल के आई कि जो ईरान है काफ़ी नज़दीक है परमाणु हथियार बनाने, एकदम स्टेज पे था, एकदम लास्ट स्टेज पे था। इसके बावजूद भी उनके प्रोग्राम को नष्ट कर दिया गया इजराइल के द्वारा और देशों के द्वारा। और इसी का बहाना अब लेके फिर से इजराइल इनके ऊपर हमला करेगा, क्योंकि हमला करना उनका मकसद है, क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ है तो वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखेंगे आगे क्या होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।